मान लीजिए एक लड़की अपने पति के साथ एक शानदार बोट ट्रिप पर जाती है। दोनों मिलकर खूबसूरत समंदर के बीचों बीच क्वालिटी टाइम बिताते हैं। लेकिन सब कुछ बदल जाता है जब लड़की अगली सुबह नींद से जागती है। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे लगे होते हैं और उसका पति बोट से गायब है। घबराकर वो पूरे बोट की तलाशी लेती है। चारों तरफ खून के छींटे फैले हुए हैं। माहौल डरावना हो जाता है। तभी उसे एक चाकू मिलता है जिस पर भी खून लगा है। वो चाकू हाथ में लेकर बोट के डेक पर पहुंचती है। तभी अचानक कोस्ट गार्ड्स की पुलिस वहां आ जाती है और उसे हिरासत में ले लेती है। अब सवाल ये है, उस रात असल में हुआ क्या था? उसका पति कहाँ गया? क्या ये महज एक हादसा था या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? सच जानने के लिए कहानी के आखिर तक बने रहिए। कहानी की शुरुआत में लेबी पार्सन अपने 4 साल के बेटे मैटी के साथ समुद्र किनारे मछली पकड़ रही होती है। तभी उसे एक खूबसूरत बोट दिखती है, मॉर्निंग स्टार। लेबी मैटी को बोट दिखाते हुए कहती है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें भी सेलिंग सिखाऊंगी। कुछ समय बाद लेबी के पति निक पार्सन अपने घर में एक बड़ी पार्टी रखते हैं जिसमें उनके बिजनेस पार्टनर और दोस्त शामिल होते हैं। पार्टी में एंजेला ग्रीन भी आती है जो मैटी का ध्यान रखती है और स्कूल टीचर है। पार्टी के दौरान निक सभी को बताता है कि ये इवेंट चैरिटी के लिए है ताकि स्कूल के लिए फंड इकट्ठा किया जा सके। पार्टी के बाद निक लेबी को एक सरप्राइज देता है। वो उसे मॉर्निंग स्टार बोट दिखाता है और बताता है कि उसने ये बोट लेबी के लिए खरीदी है। निक चाहता है कि दोनों साथ में सेलिंग पर जाएं। लेबी चिंता जताती है कि मैटी अकेला कैसे रहेगा, तो एंजेला कहती है कि वो मैटी का ध्यान रख लेगी। निक और लेबी मॉर्निंग स्टार बोट पर निकल जाते हैं। समुद्र के बीच पहुंचकर लेबी बोट रोक देती है। रात में दोनों बोट के अंदर होते हैं। लेबी की आंख लग जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके कपड़ों और हाथों पर खून लगा होता है। बोट में हर तरफ खून के निशान देखकर लेबी घबरा जाती है और निक को ढूंढती है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। डेक पर उसे एक चाकू भी मिलता है। तभी कोस्ट गार्ड की बोट आ जाती है और लेबी को चाकू छोड़ने के लिए कहती है। अगले दिन पुलिस समुद्र में निक की तलाश करती है, लेकिन उसकी बॉडी नहीं मिलती। पुलिस लेबी को बताती है कि इतनी ठंडी में कोई जिंदा नहीं बच सकता। लेबी टूट जाती है। कुछ दिन बाद पुलिस और लेबी का वकील बॉबी उसके घर आते हैं और बताते हैं कि पुलिस ने निक के मर्डर का आरोप लेबी पर लगाया है। लेबी खुद को निर्दोष बताती है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में वकील बॉबी लेबी से मिलता है। लेबी उसे पूरी घटना बताती है, कैसे वो बोट पर थी, वाइन पी और सो गई, फिर खून देखकर घबरा गई। बॉबी उसे समझाता है कि कोर्ट उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा, खासकर जब निक की $2 मिलियन की इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसका फायदा अब लेबी को मिलेगा। कोर्ट इसी को उसका मोटिव मानेगा। बॉबी अब लेबी को बताता है कि 4 महीने पहले निक ने $2 मिलियन की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी जिसमें लेबी को ही नॉमिनी बनाया गया था। इसी वजह से पुलिस को शक है कि निक की हत्या लेबी ने ही की है। लेबी अपना पक्ष रखती है कि ये आरोप झूठा है। वो बताती है कि पॉलिसी निक ने खुद ही करवाई थी, लेकिन उसके पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था जो कोर्ट में पेश किया जा सके। उसे लगने लगता है कि अब उसकी सजा और बढ़ सकती है। कुछ दिनों बाद कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है। इस दौरान पहली बार कोर्ट में निक की एक रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है। असल में निक ने उस रात बोर्ड से 911 पर कॉल की थी, जिसमें वह डरा हुआ कह रहा था कि उसकी जान खतरे में है, कोई चाकू लेकर उसका पीछा कर रहा है, उस पर हमला हो गया है और वह पुलिस से मदद मांग रहा था। ये रिकॉर्डिंग सुनकर लेबी हैरान रह जाती है क्योंकि उस रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन इस रिकॉर्डिंग के आधार पर कोर्ट मान लेता है कि लेबी ही कातिल है और उसे उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। लेबी अब पूरी तरह टूट चुकी थी और उसने लड़ाई छोड़ दी थी। सजा के बाद लेबी आखिरी बार अपने बेटे मैटी से मिलने आती है। वह एंजी से अनुरोध करती है कि वह मैटी को कानूनी रूप से गोद ले ले और निक की इंश्योरेंस से मिले $2 मिलियन भी मैटी की देखभाल और पढ़ाई के लिए एंजी को दे देगी। एंजी पहले मना करती है, लेकिन लेबी की हालत देखकर मान जाती है। जेल में लेबी के कुछ दोस्त बन जाते हैं, लेकिन बेटे की कमी उसे हमेशा सताती रहती है। हर हफ्ते एंजी मैटी को लेकर लेबी से मिलने आती थी, जिससे लेबी को थोड़ी खुशी मिलती थी। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। एक दिन एंजी मैटी को लेकर नहीं आती। लेबी परेशान हो जाती है और एंजी के घर फोन करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह रोज फोन करती रहती है, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाता। 2 महीने बीत जाते हैं और एंजी का कोई पता नहीं चलता। जेल में लेबी की दोस्त उसे शक दिलाती है कि शायद एंजी पैसे लेकर कहीं भाग गई है। वे सलाह देती हैं कि वह एंजी के बारे में सोचकर उसके किसी जानकार या रिश्तेदार से पता लगाने की कोशिश करे। तभी लेबी को याद आता है कि एंजी स्कूल में टीचर थी। वह तुरंत स्कूल में फोन करती है और खुद को एंजी बताकर कहती है कि उसे अब तक अपनी आखिरी सैलरी का चेक नहीं मिला है, शायद गलत पते पर चला गया हो, इसलिए वह पता और फोन नंबर कंफर्म करना चाहती है।
स्कूल का कर्मचारी उसे एंजी समझकर उसका नया पता और फोन नंबर बता देता है। इस तरह लीबी को पता चलता है कि एंजी अब उनके शहर को छोड़कर सैन फ्रांसिस्को चली गई है। लीबी जैसे ही दिए गए नंबर पर कॉल करती है, उसकी बात एंजी से होती है। गुस्से में लीबी एंजी से पूछती है कि उसने मैटी को उसके पास क्यों नहीं लाया और शहर छोड़कर क्यों चली गई। वह जोर देकर कहती है कि बिना देर किए उसकी बात मैटी से करवाई जाए ताकि वह जान सके कि मैटी ठीक है या नहीं। आखिरकार एंजी फोन मैटी को दे देती है। जैसे ही लीवी को मैटी की आवाज सुनाई देती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बातचीत के दौरान अचानक निक घर के अंदर आता है, जिसे देखकर मैटी खुशी से डैडी पुकारता है। ये देखकर एंजी फौरन फोन छीन लेती है और नीक को इशारा करती है कि कॉल पर लीवी है। नीक गुस्से में फोन पटक देता है। लीवी बार बार कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल नहीं लगती। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि निक जिंदा है, क्योंकि मैटी सिर्फ अपने पिता को ही डैडी कहता है। वह यह बात अपने दोस्तों को बताती है और दिन भर उदास रहने लगती है। एक दिन जब लीवी अपने विचारों में खोई हुई थी, तभी मार्केट उसके पास आई। उसने गंभीरता से कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सलाह है। जेल आने से पहले मैं वकील ही थी और इसी वजह से मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताना चाहती हूँ। ध्यान से सुनो। वह आगे समझाने लगी, तुम्हें यहाँ बस अगले 6 साल अच्छे व्यवहार के साथ बिताने हैं। अगर तुमने जेल में नियमों का पालन किया, झगड़े फसाद से दूर रही और अपना व्यवहार अच्छा रखा, तो 6 साल बाद तुम पैरोल के लिए आवेदन कर सकती हो। और अगर तुम्हें पैरोल मिल गया तो तुम जेल से बाहर जा सकोगी। मार्केट ने अपनी बात को और गंभीर बनाते हुए कहा, बाहर जाकर तुम्हारे पास अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने का मौका होगा। अगर तुम्हारा मकसद निक को ढूंढना है और उससे बदला लेना है, तो तुम उसे खुलेआम ढूंढ सकती हो। अगर तुम चाहो तो उसे दिन दहाड़े गोली मार सकती हो। कानून तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि हमारे संविधान में डबल जेपर्डी नाम का एक कानून है। इसका मतलब है कि एक ही अपराध के लिए किसी को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। तुम्हें एक बार जिस अपराध की सजा मिल चुकी है, उसके लिए दोबारा सजा नहीं हो सकती। मार्केट की बातें सुनकर लीवी के भीतर एक नई ऊर्जा और मकसद जाग गया। अब उसके पास जीने का एक नया कारण था। इसके बाद लीवी ने खुद पर काम करना शुरू कर दिया। वह रोज अपने व्यवहार पर ध्यान देती, जेल के नियमों का पालन करती, खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाती। धीरे धीरे 6 साल बीत गए। अब लीवी के लिए सबसे बड़ा दिन आ गया था, उसका पेरोल इंटरव्यू। मार्केट ने उसे इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयार किया, संभावित सवालों के जवाब सिखाए और आत्मविश्वास से भर दिया। पैनल के सामने लीवी ने हर सवाल का सटीक और ईमानदारी से जवाब दिया। उसकी मेहनत रंग लाई और आखिरकार उसे पैरोल मिल गया। हालांकि शर्त यह थी कि अगले 3 साल तक उसे पैरोल हाउस में रहना होगा, जहां हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। लीवी ने तुरंत जाकर अपनी रिपोर्टिंग की। यहीं उसकी मुलाकात पैरोल ऑफिसर ट्रेविस से हुई। ट्रेविस बहुत ही सख्त और अनुशासन प्रिय व्यक्ति था। उसने लीवी को पैरोल हाउस के सभी नियम कानून विस्तार से समझाए। रात 8:30 बजे के बाद तुम्हें यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। अगर तुमने बार बार नियमों का उल्लंघन किया या किसी बाहरी व्यक्ति को यहाँ लाएं, तो तुम्हें तुरंत वापस जेल भेज दिया जाएगा। लीवी ने ट्रेविस की सारी बातें ध्यान से सुनी और सभी नियमों का पालन करने का वादा किया। अब वह अपनी आजादी के अगले चरण के लिए तैयार थी, अपने नए मकसद के साथ। अगले दिन लीवी उसी स्कूल जाती है और एंजी का पता पूछती है, लेकिन कोई पता नहीं चलता। रात में वह स्कूल में चोरी छुपे घुस जाती है, शीशा तोड़कर अंदर जाती है और एंजी की फाइल ढूंढ लेती है। जैसे ही वह फाइल लेकर भागती है, अलार्म बज जाता है और पुलिस आ जाती है। लीवी पुलिस से बचने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार पकड़ी जाती है और पुलिस स्टेशन ले जाई जाती है। ट्रेविस को सूचित किया जाता है और वह लीवी को वापस ले जाते हुए कहता है कि उसने उसकी चीजों में उसके बेटे की तस्वीर देखी है और उसे पता है कि लीवी का मानना है कि उसका पति जिंदा है। ट्रेविस कहता है कि अगर सच में उसे ढूंढना है तो 3 साल रुकना होगा। जब तक वह खुद पैरोल ऑफिसर है, लीवी कहीं नहीं जा सकती। इतना कहकर ट्रेविस अपनी गाड़ी लेकर फेरी की ओर बढ़ जाता है। ट्रेविस अपनी गाड़ी को फेरी में लगाकर लीवी से कहता है, मैं ऊपर जा रहा हूँ ड्रिंक करने और तुम यहीं कार में रहोगी। ऐसा कहकर ट्रेविस लेवी को हथकड़ी लगाकर चला जाता है। ट्रेविस ऊपर जाकर ड्रिंक करने लगता है। तभी लेवी देखती है कि गाड़ी में अभी भी चाबी लगी हुई है। लेवी की हथकड़ी गाड़ी के हैंडल से लगी हुई थी। तभी लेवी को गाड़ी के पास एक पाइप दिखाई देता है। लेवी गाड़ी को स्टार्ट करती है और जिस हैंडल से उसकी हथकड़ी बंधी थी, गाड़ी को आगे पीछे करके उस पर टक्कर मारने लगती है ताकि वह हथकड़ी से आजाद हो सके। इसी दौरान एक गाड़ी फेरी से नीचे गिर जाती है। ट्रेविस ऊपर ड्रिंक कर रहा था और वह लेवी को हथकड़ी निकालने की कोशिश करते हुए देख लेता है। तब ट्रेविस भागकर अपनी कार के पास आने लगता है। ट्रेविस नीचे आता है तो लेवी भी ट्रेविस को देख लेती है और वह उस कार को फेरी से नीचे कूदाने लगती है। तब तक ट्रेविस भी कार में आकर बैठ जाता है और लेवी और ट्रेविस दोनों कार के साथ पानी में जा गिरते हैं। कार पानी में डूब रही थी और ट्रेविस लेवी की हथकड़ी खोलने लगता है।
जैसे ही हथकड़ी खुलती है, लेवी कार में रखी ट्रेविस की गन उठा लेती है और वह ऊपर आने लगती है। ट्रेविस भी ऊपर आकर लेवी को पकड़ लेता है और उसे फेरी में अपने साथ ले जाने लगता है। पर तभी लेवी अपने हाथ में पकड़ी गन से ट्रेविस पर हमला करती है और वह ट्रेविस से खुद को छुड़ाकर तैरकर वहां से निकल जाती है। ट्रेविस घायल हो जाता है तो फेरी के गार्ड उसे ऊपर ले आते हैं। दूसरी तरफ लेवी नदी के दूसरे किनारे पहुंचकर वहां से भाग जाती है। आगे ट्रेविस अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा होता है। तभी ट्रेविस का बॉस उसे कहता है, तुम्हारी हरकतों की जांच होगी, क्योंकि जिस वक्त वह लड़की भाग रही थी उस वक्त तुम ऊपर बैठकर नशा कर रहे थे और वह लड़की तुम्हारी गन भी लेकर भाग गई। इसलिए अब तुम्हारी नौकरी खतरे में है और तुम्हें अपनी नौकरी बचाने के लिए किसी भी हाल में उस लड़की को खोजना होगा। दूसरी तरफ लेवी ट्रक से लिफ्ट लेकर अपनी माँ के घर पहुंचती है और अपनी माँ से मिलती है। लेवी की माँ लेवी को मैटी को ढूंढने के लिए अपने पास बचाया हुआ कुछ पैसा देती है। आगे लेवी अपनी माँ का ही ग्रीन ट्रक लेकर एक गाड़ी के शोरूम में जाती है और एक गाड़ी पसंद करके वहां काम करने वाले एक आदमी से कहती है, मैं गाड़ी लेना चाहती हूँ पर मुझे मेरा क्रेडिट स्कोर नहीं पता है। तब वह आदमी कहता है, आप अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर हमें दे दीजिए, हम आपके क्रेडिट स्कोर का पता लगा लेंगे। आगे लेवी अपनी जगह एंजेला ग्रीन का सोशल सिक्योरिटी नंबर उस आदमी को देती है जो उसने स्कूल से चुराया था। शोरूम में काम करने वाला आदमी क्रेडिट स्कोर चेक करके लेवी से कहता है, आपका एड्रेस 20 एवरग्रीन कोलोराडो है, पर आपने अपना नाम एंजेला ग्रीन बताया था, इसमें तो आपका नाम एंजेला राइडर बताया जा रहा है। लेवी एंजेला ग्रीन के एड्रेस को सुनकर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ ट्रेविस भी एक लड़की के पास जाता है और उसे एंजेला ग्रीन का सोशल सिक्योरिटी नंबर देकर उससे एंजेला ग्रीन की सारी जानकारी मांगता है। लेवी अपनी माँ का ट्रक लेकर एंजेला ग्रीन के उस एड्रेस पर पहुंचती है। लेवी उस घर का दरवाजा खटखटाती है। तभी एक लड़का दरवाजा खोलता है और उस लड़के को देखकर लेवी को लगता है कि शायद यह उसका बेटा मैटी हो सकता है। तभी वहां एक महिला आती है और लेवी उस महिला से कहती है, मैं यहाँ एंजेला राइडर से मिलने आई हूँ। तब वह महिला कहती है, हमें यहाँ आए हुए कुछ ही समय हुआ है, आपको पड़ोस में रहने वाली उस वृद्ध महिला से पूछना चाहिए, वह पिछले 40 सालों से यहीं रह रही हैं। तब लेवी उस वृद्ध महिला के पास जाकर एंजेला राइडर के बारे में पूछताछ करती है। तब वह वृद्ध महिला कहती है, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एंजेला राइडर की 2-3 साल पहले ही मौत हो गई है। किचन में गैस लीक हुई थी और जोरदार ब्लास्ट में वह मारी गई। तब लेवी पूछती है, और उसके साथ रहने वाले उस लड़के मैटी का क्या हुआ? तब वह वृद्ध महिला कहती है, वह लड़का बिल्कुल ठीक था। एंजेला का पति सिमोन भी काफी दुखी रहने लगा था और उसका भी हाल बहुत बुरा हो गया था। यह सुनकर लेवी समझ जाती है कि निक ने अपना नाम बदलकर सिमोन रख लिया था। कुछ टाइम बाद ट्रेविस भी लेवी को ढूंढते ढूंढते उसी बुजुर्ग आंटी के पास पहुंच जाता है। आंटी उसे बताती हैं कि उससे पहले भी एक लड़की आई थी जो एनजी के बारे में पूछ रही थी। ट्रेविस फौरन समझ जाता है कि वो लेवी ही थी। वो पूछता है, किस रंग की कार में आई थी? आंटी बोलती हैं, ग्रीन कलर की कार थी। अब ट्रेविस भी उसी गाड़ी को ढूंढने निकल पड़ता है। इसके बाद सीन कट होता है एक इंटरनेट कैफे में, जहां लेवी बैठकर उस दिन की न्यूज देख रही होती है जिस दिन एनजी की मौत हुई थी। खबर में एनजी की फोटो भी आती है और उसी फोटो के पीछे उसे एक पेंटिंग दिखती है। वो पेंटिंग किसी खास आर्टिस्ट की थी और साथ में ये भी पता चलता है कि वो किस आर्ट गैलरी से खरीदी गई थी। लेवी बिना टाइम गंवाए सीधा उस आर्ट गैलरी पहुंचती है और वहां के ऑनर से पेंटिंग के असली मालिक के बारे में पूछती है। ऑनर पहले तो टालता है, लेकिन लेवी थोड़ा सा दिमाग लगाकर उसे मना लेती है। ऑनर बता देता है कि वो पेंटिंग एक आदमी ने खरीदी थी। यहाँ से लेवी को पता चलता है कि निक न्यू ऑर्लियंस में है और वहाँ एक लग्जरी होटल का मालिक बन गया है। साथ ही उसने अपना नाम बदलकर जोनाथन रखा है। इसी बीच ट्रेविस भी कैमरों से ग्रीन कार को ट्रैक करते हुए गैलरी के आसपास पहुंच जाता है और उसे लेवी की वही गाड़ी दिख जाती है। ट्रेविस गैलरी के अंदर आता है, लेकिन लेवी उसकी आवाज सुनकर चुपचाप वहां से निकल जाती है। बाहर ट्रेविस गैलरी के स्टाफ से पूछता है कि वो लड़की यहाँ क्यों आई थी। स्टाफ बताता है कि वो जोनाथन यानी निक को ढूंढ रही थी। अब ट्रेविस को भी निक के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद लेवी कुछ दिन तक उस होटल पर नजर रखती है। फिर एक दिन होटल में ऑक्शन चल रही होती है। लेवी अपना पूरा लुक बदलकर ऑक्शन में पहुंचती है। वहां निक अब जोनाथन नाम से बिजनेसमैन बनकर घूम रहा होता है। लेवी सबसे ऊंची बोली लगाकर ऑक्शन जीत लेती है और सीधे निक के सामने पहुंच जाती है। निक उसे देखकर हैरान रह जाता है। निक लेवी को साइड में ले जाकर माफी मांगता है और कहता है कि उस पर बहुत कर्ज था, इसलिए उसे मरने का नाटक करना पड़ा। उसी पैसे से उसने अपना कर्जा चुकाया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लेवी को जेल जाना पड़ेगा। फिर निक अपनी सफाई में कहता है कि एनजी से उसका बस अफेयर था। असल में वो लेवी से ही प्यार करता है, लेकिन लेवी को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। लेवी सीधा पूछती है, तुमने एनजी को मारा था? निक कहता है, नहीं, वो बस एक एक्सीडेंट था। लेवी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। फिर लेवी मैटी के बारे में पूछती है। निक बताता है कि मैटी यहाँ नहीं है
वो बोर्डिंग स्कूल में है। लेवी कहती है, कल मुझे मैटी से मिलना है, वरना मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी। इतना कहकर लेवी वहां से चली जाती है। निक अब टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अगर पुलिस को सब पता चल गया तो वो फ्रॉड केस में फंस जाएगा। रात को ट्रैविस आता है और निक से मिलता है। वो निक को एक लड़की की फोटो दिखाता है और पूछता है, क्या तुम इसे जानते हो? निक साफ मना कर देता है। कुछ देर बाद लेवी निक को कॉल करके एक पब्लिक जगह की लोकेशन देती है और कहती है कि कल वहीं पर मैटी को लेकर आना। अगले दिन दोपहर को लेवी ग्रेवयार्ड पहुंचती है, जहां निक भी आता है। निक कहता है कि मैटी अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेवी अंदर जाती है, वहां उसे एक छोटा लड़का दिखता है। जैसे ही वो उसके पास जाती है, वो लड़का और अंदर भाग जाता है। लेवी उसे रोकने की कोशिश करती है और उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन तभी निक पीछे से आकर लेवी के सिर पर वार कर देता है और लेवी बेहोश हो जाती है। ऑफिस के अंदर दूसरी तरफ ट्रैविस जोनाथन की पूरी जानकारी निकालने में लगा होता है। उसे पता चलता है कि जोनाथन के नाम पर 3 साल पुराना कोई रिकॉर्ड नहीं है, यानी जोनाथन असल में निक ही है। ट्रैविस अपने डिपार्टमेंट में कॉल करता है और कहता है, मुझे निक की पूरी डिटेल्स चाहिए। इसी बीच लीवी की आंख खुलती है। वह देखती है कि उसे एक ताबूत में बंद कर दिया गया है। पास में एक लाश भी पड़ी है। वह पूरी तरह डर गई है, सोचती है कि शायद अब उसकी मौत नजदीक है। तभी उसे याद आता है कि उसके पास ट्रैविस की बंदूक है। वह बंदूक निकालती है और ताबूत के किनारे गोली चलाती है। ताबूत खुल जाता है और वह बाहर निकल आती है। वहीं ट्रैविस के पास निक की जानकारी आती है, लेकिन जब वह पेपर देखता है तो उसमें एक अलग आदमी की तस्वीर होती है, निकोलस पासन के नाम से। वह हैरान होकर निकल जाता है। रास्ते में वह देखता है कि लेवी उसी तरफ जा रही है तो उसे पकड़ लेता है। लेवी को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है। कुछ देर बाद ट्रैविस निक के पास जाता है और कहता है, मुझे तुम पर शक था। मैंने निक नाम के सारे लोगों की जानकारी मंगवाई। पहली बार मुझे एक ऐसा आदमी मिला जो तुम नहीं थे, लेकिन पूरे वॉशिंगटन में निक नाम के 6 लोग हैं। मैंने सबकी जांच की और अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम ही निक हो। जोनाथन का नाम लेकर तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो। निक हताश होकर पूछता है, तो तुम्हें आखिर क्या चाहिए? ट्रैविस जवाब देता है, $1 मिलियन। निक कहता है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं तुम्हें अभी $1 लाख दे सकता हूँ। ट्रैविस तुरंत पूछता है, लेकिन लीवी का क्या? निक कहता है, वो जिंदा नहीं है, मैंने उसे दफना दिया। इतनी बातें करते हुए लीवी अचानक वहां बंदूक लेकर बाहर आ जाती है। निक उसे देखकर कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकती, क्योंकि फिर तुम जेल चली जाओगी और मैटी से कभी नहीं मिल पाओगी। लीवी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, ऐसा नहीं होगा। मुझे डबल जेपर्डी कानून के बारे में पता है। एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। इतना कहकर वह गोली चलाती है, लेकिन गोली निक को नहीं बल्कि पेंटिंग पर लगती है। वह हंसते हुए पूछती है, बताओ मेरा बेटा कहाँ है? निक जवाब देता है, वो जॉर्जिया के एक स्कूल में है। लीवी कहती है, मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूँ, मैंने जेल में बहुत वक्त बिताया है, अब तुम्हारी बारी है। निक कुछ समझ नहीं पाता। तभी ट्रैविस कहता है, तुमने जो कुछ कहा मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। तुमने कहा था कि लीवी को दफना दिया, अब हम चाल चलेंगे और सबको लगेगा कि तुमने उसे मार दिया। निक यह सुनते ही नीचे से बंदूक निकालता है और गोली चलाता है। गोली ट्रैविस के कंधे में लगती है और वह नीचे गिर जाता है। लीवी छुप जाती है। निक लेवी के सामने आता है और उसे मारने के लिए गोली चलाने ही वाला होता है कि ट्रैविस पहले हमला कर देता है। ट्रैविस और निक के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। निक फिर उठता है और ट्रैविस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले लीवी गोली चला देती है। गोली सीधा निक के सीने में लगती है और उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है और ट्रैविस को लेकर चली जाती है। ट्रैविस ने सब संभाल लिया होता है। थोड़े समय बाद लीवी और ट्रैविस उस स्कूल पहुंचते हैं जहां निक ने बताया था कि मैटी ये है। लीवी की नजर मैटी पर पड़ती है। उसे डर होता है कि शायद मैटी उसे पहचान न पाए, क्योंकि इतने सालों बाद वह आई है। लेकिन मैटी अपनी माँ को पहचान जाता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इसी तरह की और रोमांचक कहानियों का लुत्फ उठा सकें।